ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स को। ये बहुत ही डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। अभी तक हमने देखा, प्रोटीन्स को देखा, उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी? अमाइनो एसिड्स थी। पर्टिकुलरली 20 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। फर्दर उनमें कुछ मॉडरेशंस प्रेजेंट थी। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, उनकी बेसिक यूनिट थी मोनोसेक्राइड्स, जो उनमें भी थोड़ी थोड़ी डिस्टिंक्शंस प्रेजेंट थी। लेकिन अब हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड स्टार्ट होते हैं फैटी एसिड से, और बाद में उनकी क्लासिफिकेशन विटामिन तक प्रेजेंट होती है। फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर इट स्टार्ट्स फ्रॉम डाइएसाइल ग्लिसरॉल टू कोलेस्ट्रॉल। इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। And when we talk about the functions of lipids, they act as like storage molecules. And जो एनर्जी इनमें स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ फैट्स, उसके लाइक कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कहीं ज्यादा होगी, लाइक इन कंपैरिजन टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Furthermore, lipids act as messengers to, and they are biologically important membranes. ये सब थे कॉमन फंक्शंस लिपिड्स के. They can also act as intracellular messengers. कुछ हॉर्मोन्स का नेचर अभी लास्ट लेक्चर में कि कुछ हॉर्मोन्स पेप्टाइड नेचर के होते हैं, तो सिमिलरली कुछ हॉर्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के भी होंगे. इज इट फाइन? ओके. सेकेंड पॉइंट वो कि जो लिपिड्स में हम एनर्जी स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ फैट्स, जब हम उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे दोबारा से हम एनर्जी बनाएंगे, फैट से एनर्जी पर जाएंगे, तो जो यूनिट होगी, जो अमाउंट होगा एनर्जी का एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो ज्यादा होगा. और ये हम कहाँ देखेंगे? जब हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन. हम देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स की. और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो टीसीए और ईटीसी से जो हमें एटीपी की यूनिट्स मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा होती है किसमें? बीटा ऑक्सीडेशन. तो ये एक जनरल कंपैरिजन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट से भी हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, कौन था? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और हम फैट्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं. बट उनके कैटाबॉलिज्म में एनर्जी हमें कहाँ पर मिलती है? बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा मिलती है. नाउ these are they share a that is they are insoluble in water. It means they are hydrophobic in nature. Okay, yes, in second point, energy is stored in form of fats. And further, fats are broken down by the process that is known as beta oxidation. And वहां से जो ATP का नंबर होगा वो ज्यादा होगा इन दो रिएक्शन से. ये हम जब मेटाबॉलिज्म करेंगे तो ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, आई सेड लिपिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बीइंग डाइवर्स, बहुत ज्यादा तरीके की स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी शो करते हैं, तो केमिकल नेचर इनका डिफरेंट होता है. बट एक चीज कॉमन क्या है उनकी? ये सभी वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं.
और वाटर में इंसोल्यूबल है, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है नेचर में। अभी हम देखेंगे कि ये हाइड्रोफोबिसिटी कहाँ से आई लिपिड्स में। When we talk about the storage lipids, so generally lipids are stored in forms of fats and oils, and this point I have discussed, जैसे बाहर fossil fuels की बर्निंग से हाई एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली इंट्रासेल्युलर प्रोसेसेस में जब फैट्स की कंजम्पशन होती है, intracellular consumption of fats, it yields high amount of energy, and the basic structure in these storage lipids are fatty acids. What is a fatty acid? Fatty acids, these are the carboxylic acids. These are the carboxylic acids that consist of long hydrocarbon chain. Generally, the chain, that is the hydrocarbon chain, it consists of carbons ranging from C4 to C36. Okay. Generally, the lipids are stored in forms of fats and oils. अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि फैट्स और ऑयल्स ये दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है। अभी थोड़ा सा हम फैटी एसिड्स देख ले। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि ये दोनों सेपरेट कैसे हुए, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इनका जनरल, इन दोनों का जनरल स्ट्रक्चर, ये दोनों ही मिलकर बने हुए होते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स में एक टर्मिनल कार्बन होगा, वो क्या होगा, this, and we will have a long hydrocarbon chain. This is the fatty acid. Is it clear? Now, fatty acids, these structures, they have their different distinctions. The first one is saturated fatty acids. The another one is unsaturated fatty acids. Further, so first see what are saturated and unsaturated fatty acids. In saturated fatty acids, there are no double bonds. जो हमने नीचे हाइड्रोकार्बन की ये टेल देखी थी, ये सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। And in case of unsaturated fatty acids, there shows the presence of double bond. Now, this double bond, it can be single, that is mono unsaturated fatty acid, and this double bond can be poly unsaturated fatty acids.
Okay. No, no, there cannot be triple bond in these type of hydrocarbon chains. Only double bonds can be present. In case of monounsaturated fatty acids, we see only single double bond. This structure that I called as polyunsaturated fatty acid, in short, we call them PUFA, PUFA, and they consist of 2 to 3 double bonds, or they can consist of 3 to 4 double bonds. मीन्स एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होंगे, बट मैं यहीं पर बता रहा हूं कि कॉन्जुगेशन नहीं होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होती। एक जनरल चीज और बता रहा हूं, जब डबल बॉन्ड होंगे तो जैसे हमने पेप्टाइड्स के केस में डिस्कस करा था, सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है, याद है ये दो फॉर्म? तो डबल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकती है एंड ट्रांस भी, बट नेचर में जनरली सिस फॉर्म प्रेजेंट होती है। अभी वो हम देखेंगे, यहाँ पर स्टेबिलिटी के केस देखेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अभी सिर्फ जनरल डिस्टिंक्शन देख रहे हैं। और थर्ड क्लासेस होते हैं इकोसेनोइड्स, अनसैचुरेटेड की थर्ड क्लास होती है इकोसेनोइड्स। इनमें अलग से 3 क्लासिफिकेशन है, वो हम बाद में देख लेंगे, मैं नाम बता रहा हूँ, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टेनोइड्स। लिख सकते हो, लाइपोक्सिन्स, ट्राइन्स एंड प्रोस्टेनोइड्स। ये जो स्लाइड है यहीं से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, सिर्फ इसी स्लाइड के बेसिस पर। यहाँ पर डिस्टिंक्शन होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, पूछते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मैं लिख रहा हूँ यहीं पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ प्यूफा, ओमेगा 6 के ऊपर एंड इनकी डेफिनेशंस एंड नंबर ऑफ कार्बन्स पे। ल्यूकोट्राइन्स भी पूछा गया है और प्रोस्टेनोइड्स भी पूछा गया, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, हमने 11th क्लास पढ़ा था, तो वहां पर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं था, हाइड्रोकार्बन। तो हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते थे? उनको हम डिस्टिंग्विश करते थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, यस। ये इकोसेनोइड्स के क्लासिफिकेशंस हैं, लाइपोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टेनोइड्स, and they decolorizes bromine water. Now let us start with saturated fatty acids, or let us first see the nomenclature. ऐसे nomenclature जो फैटी एसिड्स के हैं वो 4 तरीके के हैं।
बट हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो दो हैं, वो दो देखते हैं। हाँ, वो उसी की क्लासिफिकेशन से। द फर्स्ट वन इज A is to B delta X nomenclature. Here A represents the number of carbons, B represents number of double bond, and X represents the position of double bond. Okay, write in chat box what would be the value of B in case of saturated fatty acids. Yes, X, delta X. वन कैसे होगी, कहाँ है, नहीं है तो जीरो होगी। सैचुरेटेड के केस में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, दूसरा नोमेनक्लेचर जो हमारे पास है वो है ओमेगा नोमेनक्लेचर। ये इजी है, ये समझ आया। अभी आज क्या करना है, आज मैं इनके एग्जांपल्स दूंगा और तुम्हें नोट में स्ट्रक्चर्स बनाने और ग्रुप सेंड करने हैं सभी को, और साथ में नीचे उनका नोमेनक्लेचर भी लिखना है। इन केस ऑफ ओमेगा नोमेनक्लेचर, अभी ऊपर ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, और नीचे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन टेल है। ओमेगा नोमेनक्लेचर हम देखते हैं किनके केसेस में, प्यूफा के केस। और नीचे वाला कार्बन जो टर्मिनल कार्बन होगा उसको बोलते हैं हम ओमेगा कार्बन। वहां काउंट करेंगे डबल बॉन्ड किसी पोजीशन पर है। तो इसको बोलेंगे हम ओमेगा 3। अभी ऐसे ही काउंट करेंगे, यहाँ पर होता तो इसको बोलेंगे ओमेगा 6। तो इस नोमेनक्लेचर में दो क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज ओमेगा 3 एंड omega 6. In case of omega 3, the double bond lies between C3 and C4. ओमेगा नोमेनक्लेचर है, C4 कहाँ से काउंट करेंगे, नीचे से, टर्मिनल कार्बन से। And in case of omega 6, the double bond lies between carbon C6 and C7. Okay. कौन सा आशु एंड ओके, किसी ने बोला स्टार्टिंग से। ओके, तो नोमेनक्लेचर दो तरीके का है। द फर्स्ट वन इज ए इज टू बी कोमा डेल्टा रेज टू पावर एक्स। ए की वैल्यू होगी नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन प्रेजेंट है फैटी एसिड, तो वो क्या होगी, वैल्यू ए की। तो अगर मैं बात करूं 18:0 कोमा डेल्टा 0, तो ये कौन सा फैटी एसिड है,
ये ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये समझ आया, ये समझ आया आपको। इसका नाम भी याद कर लो, 18:0 का स्टीयरिक एसिड नाम है उसका। क्या नाम है उसका? स्टीयरिक एसिड नाम है। अभी यहीं से याद करते चलो, हम स्टार्ट करते हैं 14:0 से। उसका नाम है मिस्ट्रिक एसिड। देन इज 16:0, उसका नाम है पाल्मेटिक एसिड। अगेन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन हम इसी की देखते हैं। 18:0 का क्या नाम है? स्टीयरिक एसिड। देन वी हैव इज 20:0 एरेकिडिक एसिड। ये क्या एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के? ये सभी याद करने हैं एज इट इज, इनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर दैट वी हैव इज ओमेगा नोमेनक्लेचर। अभी सब सुनना ध्यान से। ये हम किसके केस में देखते हैं? प्यूफा के केस में, जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एक या एक से ज्यादा। तो उसमें इनकी फिर से दो क्लासिफिकेशन है। एक है ओमेगा 3 और दूसरी है ओमेगा 6। ओमेगा कौन सा कार्बन है? नीचे से टर्मिनल कार्बन होगा, टर्मिनल कार्बन। और द कार्बन दैट इज अपोजिट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप उसको बोलेंगे हम ओमेगा कार्बन। और वो 1 होगा, 1 2 3, दिस इज 4। तो ओमेगा C3 और C4 के बीच में। वही ओमेगा 6 की होगी 6 और 7 के बीच में। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, ओमेगा कार्बन वो सबसे नीचे प्रेजेंट होगा, टर्मिनल कार्बन, उसको ओमेगा कार्बन बोलेंगे। और नीचे से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे इस नोमेनक्लेचर में। और जो ओमेगा 3 होगा, डबल बॉन्ड C3 और C4 के बीच में होगा, डबल बॉन्ड C6 और 7 के बीच में होगा ओमेगा 6 के केस। अभी मैं यहीं पर एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे हम अमाइनो एसिड्स में असेंशियल और नॉन असेंशियल कंसीडर कर रहे थे ना, तो फैटी असेंशियल और नॉन असेंशियल होते हैं। तो असेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। यहाँ पर ओमेगा 3 जो है वो होते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। और क्यों होते हैं? जो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है डबल बॉन्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर पाए। तो इस वजह से जो ओमेगा 3 होते हैं वो असेंशियल फैटी होते हैं, वो हमारे डाइट में कंज्यूम। एग्जाम्पल इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड। इन शॉर्ट ALA बोलते हैं। ओके,
असेंशियल और नॉन एसेंशियल का कंसेप्ट हमने प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स में देखा था। असेंशियल वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से बना नहीं पाए, अगर वो बना नहीं रही तो हमें वो चीज बाहर से लेनी है। तो ये जो ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे लिए क्या है, असेंशियल है। क्यों असेंशियल है? जो ये पोजीशन है डबल बॉन्ड की, वो ह्यूमन बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं है जो डबल बॉन्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये वाले फैटी हमारे डाइट में लेने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दैट इज ALA। ये याद रखना। एक चीज और फैटी एसिड्स के बारे में, कि जो ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दिस हाइड्रोकार्बन चेन, यू गाइस कैन सी माय कर्सर मूविंग, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक 16, 18। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए 14, 16, देन 18 और ये 20। मैंने 15 का नहीं दिया, 17 का नहीं दिया, 19 का नहीं दिया। उसका रीजन है कि जब हम फैटी एसिड्स के सिंथेसाइज करते हैं तो हर बार कार्बन ऐड होते हैं, तो जो फाइनल सिंथेसिस होगी वो जनरल इवन कार्बन ही ऐड कर पाते हैं हम। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन फैटी एसिड चेन में प्रेजेंट नहीं होते जनरली। इज इट क्लियर? ये वाली स्लाइड क्लियर है यहाँ तक? रीजन बताना असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड का रीजन ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, मैं ये बता रहा हूँ, दो कार्बन चेन, दो कार्बन किससे आ रहे हैं, एसिटाइल को एंजाइम पाइरूवेट हम बनाते हैं, एसिटाइल को होता है दो कार्बन, और उसको हम इंट्रोड्यूस करते जाते हैं हर बार फैटी एसिड बढ़ाने के लिए चेन को। तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, और इस चेन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड हम नहीं ला सकते, ऐसा एंजाइम नहीं human के पास। चीज में सर बार साइड दोबारा, ओके। नॉन क्लियर है, उसके बाद में असेंशियल नॉन असेंशियल पे बताओ। ये दोनों क्लियर है, ये भी और प्यूफा वाला ओमेगा? ओके, मैं दोबारा बता दूंगा कि पहले ये बताओ नॉमेनक्लेचर्स क्लियर है सबको? ओके, अभी जब मैंने बात की असेंशियल की, तो उसमें बोला मैंने ओमेगा 3 जो है वो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बियॉन्ड कार्बन 9। कार्बन 9 के बियॉन्ड डबल बॉन्ड ह्यूमन खुद से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये हमें बाहर से डाइट में लेना होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के हमने एग्जांपल देख लिए थे वन बाय वन करके, अभी बात कर रहे हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो इनके स्ट्रक्चर सब लोग बनाएंगे नोटबुक में और ग्रुप पे सेंड करेंगे। फर्स्ट वन इज 16:1 एंड डेल्टा 9, इसका नाम होता है पाल्मिटोओलिक एसिड।
स्ट्रक्चर्स बनाओ इनके और ग्रुप पे सेंड करो। क्योंकि एंजाइम नहीं है तमन्ना, सिंपल। हम कोई भी चीज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज को करने के लिए वेपन्स होने चाहिए। अगर हमें कोई चीज लड़ाई लड़नी है और हमारे पास वेपन्स ही नहीं है तो हम किससे कैसे लड़ेंगे। अभी हम लाइक पॉलीसेकेराइड्स में देखते हैं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमंस, जबकि केटल्स जो होते हैं ह्यूमंस वाले वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनका एंजाइम प्रेजेंट है जो कि है सेल्यूलेज डाइएस्टेज। सिमिलरली ह्यूमंस में कोई ऐसा एंजाइम है जो और प्लांट्स वगैरह में होता है पर ह्यूमंस में नहीं है, जस्ट दैट। ओके, मैं ग्रुप देख रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स बनाओ और भेजो। अभी तक एक भी नहीं आया है। नंबरिंग कौन करेगा इनकी? ये स्ट्रक्चर जो भी बना रहे हैं लोग, ग्रुप पे भेज रहे हैं, नंबरिंग कौन करेगा? नंबरिंग करो सब। अभी जस्ट ये बनाओ, फोर्थ एंड फिफ्थ बनाओ बस। एक बहुत कम लोगों ने ही भेजा है अभी तक, सभी लोग करो। लोग है ना, किस तो अभी मैसेजेस आई भी नहीं है।
लोग बना पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स? तो एक चीज यहाँ पर जिनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नोटिस करके बताओ। कॉन्जुगेशन, ये समझ पा रहे हो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? तो ये बताओ। ये कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल है या नहीं है, पहले बताओ। सब लोग कहाँ गए, सो गए क्या सब लोग? बस एक ही आंसर आया अभी तक। हाँ, ये कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल है, ये ठीक बात है, बट अगर हम ये फैटी एसिड्स देखेंगे तो इनमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। अगर कॉन्जुगेशन होती तो ये अलग से इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती, किसके थ्रू? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन को अवॉइड किया जाता है। Okay, this was all about like the general things about fatty acids that are saturated and unsaturated ones. Now let's see the physical properties. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फैटी एसिड्स की, वो दो चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। द फर्स्ट वन इज द लेंथ एंड द सेकेंड वन ऑफ अनसेचुरेशन। What is the name of second acid which you have given? What second acid? The first one that was 16 is to 1 was palmitoleic acid. The second one was 18 is to 1, that is oleic acid. Third one is that is 18 is to 2, linoleic acid. Fourth one is 18 is to 3, alpha linolenic acid. And the fifth one is 20 is to 4, arachidinoic acid. Now we are talking about the physical properties, and the physical properties are dependent on two things: the length of the hydrocarbon chain, and the another thing is degree of unsaturation. अगर हाइड्रोकार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मतलब कार्बन की लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा वो हाइड्रोफोबिक नेचर को कंट्रीब्यूट करेगी। ये थी एक बात। दूसरी चीज, जो हाइड्रोफिलिक नेचर है और जो पोलर नेचर है, वो किसकी वजह से आ रहा है? एक कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। ये जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये उसको थोड़ी सी पोलैरिटी दे रहा है, और जो ये नीचे वाली लेंथ है, ये उसको क्या दे रही है? हाइड्रोफोबिक नेचर दे रही है। तो जनरली इनको हम बोल सकते हैं एम्फीपैथिक, क्योंकि इनको पास दोनों चीजें प्रेजेंट है। बट अगर हम कंपेयर करें इसको और इसके साथ, ये चीज उसको डोमिनेट करती है। तो इन नेचर ये हाइड्रोफोबिक ही रहेंगे।
अगर मैं कंपेयर करूं ग्लूकोज को और किसी भी एक फैटी एसिड को, तो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी फैटी एसिड से बहुत ज्यादा मिलेगी, जबकि फैटी एसिड्स की बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल। दूसरी केस, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की ही बात करूं, तो जितने कम डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। डबल बॉन्ड्स कम, ये भी कम हुए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी फिर से क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी है वो क्या देखी है, सॉल्युबिलिटी की। दूसरी है मेल्टिंग पॉइंट की। तो जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, वहां पर आते हैं सिस और ट्रांस बॉन्ड। हम प्रोटीन्स में भी डिस्कस करते हैं और इन जनरल भी डिस्कस करते हैं। सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट ये है, सोल्यूबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, लेंथ और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। लेंथ जितनी बड़ी होगी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी, और जितने कम डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा उतनी ही कम सोल्यूबिलिटी होगी। मींस इसके तो इनवर्स में रिलेशन है, इसके डायरेक्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो सिस और ट्रांसफॉर्म, अगर डबल बॉन्ड के अराउंड स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म दिस इज जनरली स्टेबल, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। यहाँ पर फैटी एसिड्स के केस में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया है, दैट इज किंक। क्या बोलते हैं हम उसको, किंक बोलते हैं। कि जब किसी भी फैटी एसिड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोला जाएगा फैटी एसिड्स में किंक्स प्रेजेंट है। अगर किंक प्रेजेंट है तो फैटी एसिड कंपैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकता। अगर कंपैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा तो वो सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म होगी उसकी तरफ जा नहीं पाएगा, तो वो जनरली ऑयल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो यही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है क्योंकि वो स्टेबल है। फिर दूसरी चीज, फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सैचुरेटेड का ज्यादा। ओके, किंक, जो अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, सिस फॉर्म को ही यूज करते थे। अब जब फैटी एसिड्स की बात है तो किसी भी स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट पैक करना है। कॉम्पैक्ट पैक करना है मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली अरेंज हो जाने चाहिए, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाने चाहिए। अगर उसमें सिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं उनमें किंक्स प्रेजेंट है, KINK, उनमें किंक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो उनको कॉम्पैक्ट नहीं होने देते। 12th में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर होता था, मुझे नहीं पता अभी वो पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। तो उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर पैक्ड होते थे अच्छे से, तो वो ट्रांस स्ट्रक्चर में होते हैं। जबकि सिस फॉर्म में किंक की वजह से वो फिट नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, तो वो
सॉलिड फॉर्म को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते और वो ऑयल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक चीज ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस स्ट्रक्चर्स का ज्यादा होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स का। और दूसरा पॉइंट ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी और ज्यादा केमिस्ट्री में अगर जाऊं तो एक वर्ड होता है उधर थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल एनर्जी। अगर कोई भी स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है तो उसकी थर्मल एनर्जी कम लगेगी उसको डिस्टॉर्ट करने में और उसको सॉलिड स्टेट से दूर लेके जाने में। सॉलिड स्टेट से दूर कौन जाता है? लाइक गैसेस की तरफ, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैसेस। यहाँ पर ये लाइक वाटरी और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑयल्स। इतना समझ आया? अभी जो लास्ट बचा था वो बचा था इकोसनोइड्स। वो उनके जस्ट हमें याद रखना है उनका फंक्शन क्या होता है। उनके जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हमें नहीं जाना। और याद रखना इसी में लिपिड्स में हम विटामिन को भी पढ़ेंगे। विटामिन के स्ट्रक्चर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड। बट कैसे आएंगे? कॉम्पोजिशन। विटामिन्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो लाइक पूरी स्लाइड्स पर आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। बट उनकी कॉम्पोजिशन हमें याद रखनी है, पहली चीज। दूसरा, उनका फंक्शन, कौन से में वो इन्वॉल्व होते हैं, और डेफिशिएंसी डिसीजेस। आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। जो ये इकोसिनोइड्स वाला टॉपिक है ये हम लास्ट में देखेंगे, याद दिला देंगे विटामिन से पहले। कल हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड्स। एंड सिंपल लिपिड्स में भी हम देखते हैं दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेक्सेस एंड द अदर वन इज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ये हम कल स्टार्ट करेंगे वेक्सेस से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आज का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो आगे तुम लिपिड्स में पढ़ोगे उससे मिनिमम क्वेश्चन आते हैं और जो आज पढ़ लिया उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एंड कीप रिपीटिंग, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक बार समझ आ जाती है लेकिन बाद में वो याद करने में इश्यूज रहते हैं। पीछे वाले भी रिपीट करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।